हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में वीडियो लेकर आए हैं। और इस प्राचीन इतिहास के संबंध में हमारे 2 वीडियो रहेंगे। आधे प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे, आधे प्रश्नों को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आंसर इसका रहेगा अष्टाध्यायी में। और सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है और यह पाणिनि ने लिखा था। इसके कभी कभी लेखक भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था। तो यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यह आपका विभाजित किया जाता है 3 भागों में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और 3 भाग कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो वेदांग का अंग नहीं है वो आपका पाठ्य होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। बाकी हमारे वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो यहाँ शिक्षा, कल्प, निरुक्त दिए हैं, पाठ्य हमारा वेदांग नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 5, कहता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो राजतरंगिणी की जो रचना है वो कही गई थी कल्हड़ के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6, कहता है किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मौर्य वंश के संबंध में अधिक जानकारी जो हमें विष्णु पुराण में प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का। अगला है प्रश्न संख्या 7, कहता है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख जो है वो मिलता है आपका सुत्त पिटक में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है वेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका हेलियोडोरस ने कराया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कहता है किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा होने का जो उल्लेख है वो ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न संख्या 10, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11, कहता है चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो चीनी लेखक फाहियान ने भारत की यात्रा जो है वो की थी आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है हेन सांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। तो हेन सांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12 का। अगला है प्रश्न संख्या 13, कहता है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो किताब उल हिंद की जो रचना है वो अल बरूनी ने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 14, कहता है प्राचीन आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था। तो प्राचीन আহিत सिक्के को साहित्य में काशार्पण कहा जाता था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 15, कहता है पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था।
तो पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, जिसे आखेट भी कहा गया है। कहीं ये शब्द आपको आखेट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 16, कहता है पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये सोहना नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी अन्य जो नदियां हैं सिंधु, रावी, झेलम, ये पूर्वोत्तर की नदियां हैं। यहां से भी आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानी मानव जिसको होमी सपियंस कहा गया है का आविर्भाव इस धरती पे कब माना गया है? तो ज्ञानी मानव का जो आविर्भाव है धरती पे वो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 20, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज जो है वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 कहता है कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल की देन माना जाता है? तो कृषि एवं पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल की देन माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है और यह प्रचलित और प्रमाणित भी माना गया है। अगला है प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो यह आपको मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो दो ऑप्शंस यहाँ हैं, दो ऑप्शंस अगले प्रश्न में है, तो आइए हम देख लेते हैं। पहला है कीलाक्षर लिपि, दूसरा भावचित्रात्मक लिपि, तीसरा है देवनागरी और चौथा है अरमाइक। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आप सब भली भांति जानते हैं, वो है हमारा भावचित्रात्मक लिपि। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो आपके लोथल से प्राप्त हुए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें जो थी वो गेहूं और जौ थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है मेलुहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? तो यह आपका बणिक वर्ग या जिसे बनियों का वर्ग कहते हैं, इनके हाथों में सीमित था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो आपके धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता काल में मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? ये आपका लोथल में मिला है। ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 31 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर हल द्वारा जुते हुए खेतों का उल्लेख मिला है? तो हल द्वारा जुते हुए खेतों का जो उल्लेख है वो कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 34, किस इतिहासकार का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? तो यह मानना था आपके ऑरेल स्टाइन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु किसे एक प्रभावी कारण माना गया? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी कारण है वो बाढ़ को माना गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 35 का। अगला है प्रश्न संख्या 36, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य स्थान कहाँ बताया था? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया बताया था। उसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 38, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिला है? और 4 प्रमुख वर्ण कौन से हैं? वो हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका जो उल्लेख है वो हमें मिला है पुरुष सूक्त से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, लंबे समय तक विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अमाजू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो अधिकारियों के समूह को कहा जाता था रत्निन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 43, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था सभा एवं समिति कहलाती थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 44, कहता है ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग भूमि को कहते थे? तो पशुचारण योग भूमि को कहते थे रिवल्य। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 44 का। अगला है प्रश्न संख्या 45, ऋग्वेद के किस मंडल में दसराल युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो दसराल युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है प्रश्न संख्या 46। 46वां प्रश्न कहता है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा की इकाइयां थी। यहाँ 2 ऑप्शन इस पेज में है, 2 अगले में है। आइए हम पढ़ लेते हैं। पहला है पन्य एवं शतमान, दूसरा शतमान एवं निष्क, तीसरा निष्क एवं कर्षाणन और चौथा है कर्षापण एवं सतनाम। यहाँ थोड़ा सा कर्षापण होगा और कर्षाणन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो प्रश्न संख्या जो 46 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका शतमान एवं निष्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 47, कहता है उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो उत्तर वैदिक काल का जो सबसे लोकप्रिय देवता थे वो प्रजापति थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है निम्न में से किस वेद में देवताओं के स्तुति हेतु मंत्रों को संकलित किया गया है? तो मंत्रों को जो संकलित किया गया है वो साम वेद में किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 49 का। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है किस पुराण को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है?
तो यहाँ पे हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए उत्तराखंड